नमस्कार, मैं साहिल राजपूत। आप देख रहे हैं बांगर मंच। अभी हम जींद के एकलव्य स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर ढेर सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ओपीएस के समर्थन में और एनपीएस के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। तो जो कर्मचारी हैं इनसे जानेंगे कि क्यों इनको ओपीएस ज़रूरी लगता है और एनपीएस में क्या वो खामियां हैं जो इनको नज़र आती हैं। तो सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, आपका परिचय दीजिए और कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं डॉक्टर राजेश कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, GGSSS टोहाना से हूँ। तो सर, आपको क्या लगता है कि ओपीएस आपके लिए ज़रूरी क्यों है? ओपीएस हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ओपीएस और एनपीएस में काफ़ी अंतर है। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो बिल्कुल नाम मात्र की है एनपीएस में, और ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग हमें जो बेसिक पे होगा उसका 50% के हिसाब से मिलेगा। हमारा बुढ़ापा बिल्कुल ही दुखी होगा अगर हमें ओल्ड पेंशन नहीं मिली। तो सर, जो सरकार जो तर्क देती है कि हमारे पास इतना इनफ पैसे नहीं होते, इतना रेवेन्यू नहीं होता कि हम इतनी ज़्यादा पेंशन दे सकें और कर्मचारी भी इतने ज़्यादा हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एनपीएस का जो पैसा है वो 3 टायर्स में बट के जाता है। जो स्टेट स्कीम के अंदर जाता है, उसके अलावा 2 स्कीम और हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी सहूलियत वाला नहीं है। और ये पैसा मार्केटिंग में लगता है, जो एक्सचेंज मार्केटिंग है। जब हम रिटायर होंगे उस दौरान क्या उसका रेट होगा, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ओपीएस हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो एक और कर्मचारी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम और कौन सा डिपार्टमेंट? डॉक्टर अशोक कुमार, मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। जैसा कि सरकार ने नियम बनाया, एनपीएस लेकर आए, तो हमारा ये कहना है कि जब एक कर्मचारी सेवा करता है, अपना पूरा जीवन लगा देता है वो सरकार की नीतियों को लागू करने में, तो जब वो 58 साल में रिटायर होता है तो उसके पास करने के लिए अपना कुछ नहीं होता, केवल उसकी नौकरी होती है जो 58 साल की आयु पूरी होने पर वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, बच्चों की शादी करनी है और कार्य, इसके लिए वो आदमी कहाँ जाएगा। तो जैसे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो जितनी बार बनते हैं उतनी बार ही उनको पेंशन मिलती है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति जो 30 से 35 वर्ष सरकार को देता है, अपना परिवार त्याग के अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता उस सेवा भाव से, लेकिन उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि हमारी इस मांग पर विचार किया जाए, और जैसा कि नियम है, अंतिम जो तनख्वाह मिलती है उसका 50% पेंशन बनती आई है। तो 50 ना बने, कुछ 40%, 35%, कुछ न कुछ सरकार ऐसा कदम उठाए कि जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं उनका जो रिटायरमेंट के बाद की जो जिम्मेवारी है वो ठीक ढंग से वो पूरी कर सके। अगर कर्मचारी खुश होगा, वो सरकार की नीतियों को बहुत अच्छे ढंग से लागू कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने जो अपना योजना होती है वो कर्मचारियों के द्वारा ही करवानी होती है। अगर वो खुश होगा तो बेहतर कार्य दे पाएगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना कि पुरानी पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू करे, ताकि सभी साथी समर्पण भाव से देश सेवा कर सके। तो सर, जो मुख्य कारण बताया जाता है सरकार की तरफ से कि इतनी ज़्यादा जो हम ओपीएस जो है बहाल नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो इतने लोगों के लिए पैसा एक साथ कहाँ से आएगा? और अभी अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो उसमें जो है 20 से 25% तो सरकार को लोन ही लेना पड़ता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो एक बड़ी समस्या है। इस पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, सरकार बहुत बड़ी होती है और राजा दयालु ही होना चाहिए, और वही अच्छा होता है। सरकार कोई ऐसी नीति लेकर आए, ऐसी कर्मचारी कोई एडामेंट नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार ने 14% अपना शेयर कर दिया, चलो बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार या तो कोई नीति बदले अपनी। मान लो 10% कर्मचारी का पैसा जमा होता है, 14% सरकार देती है, कम से कम ये पैसा सरकार अपने पास सुरक्षित रखे, कई शेयर वगैरह में ना लगाए तो कोई सिक्योरिटी बॉन्ड के द्वारा लगाए, ताकि इसी पैसे के बेस पर रिटायर होने के बाद बन सके। सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है वो सरकार द्वारा इस पैसे की इन्वेस्टमेंट में है। जब कर्मचारी देखता है कि मेरे खाते में
14 लाख रुपए है, लेकिन शेयर डाउन हो जाते हैं तो वो 3.5 लाख बन जाते हैं या 2 लाख बन जाते हैं। वो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी का भाव है, क्योंकि जब एनपीएस लागू हुई तो उसमें ये कहीं दर्शाया नहीं गया था कि आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। अगर सरकार 14% प्लस 10% इस पैसे को भी सुरक्षित रखे तो बहुत बड़ा अमाउंट रिटायरमेंट के समय बन सकता है, अगर उसको ठीक ढंग से जैसे डाक घर का पैसा सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। अगर सरकार ऐसी योजना में पैसा लगाए तो हमें लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और उसके आधार पर हम एक अच्छी पेंशन ले सकते हैं। तो सरकार ने ये भी बताया कि एनपीएस के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। जो टीयर 2 अकाउंट है उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, आपके जो मैक्सिमम 50% तक जो है शेयर मार्केट में आप अलाउ कर सकते हो कि जो फंड मैनेजर्स उन्होंने रखे हैं तो वो पैसे लगाएंगे। और जो टीयर 1 अकाउंट है उसमें लो रिस्क होता है, रिटर्न उसमें जो है 1-2% उससे कम होता है। तो कर्मचारी जो है उसमें भी अपना पैसा जो है चूज़ कर सकती है, वो उसमें लगाया जाए। देखिए, सरकार जब ये योजना लागू की तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट, वो ये नियम बनाते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। सरकार पैसा कहीं लगाए टीयर 1 में, टीयर 2 में, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि टोटल 24% जब सैलरी का कट रहा है, जमा हो रहा है, सरकार उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां पैसा सुरक्षित रहे और रिटायरमेंट के टाइम पे कर्मचारी को एक अच्छा अमाउंट मिल सके। हमें कोई इतराज नहीं सरकार कहीं लगाए, लेकिन उसको ऐसी पॉलिसी में लगाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी पोस्टल विभाग है ये सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देता ब्याज पे सबसे ज़्यादा देता है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। तो कोई ना कोई ऐसी नीति लागू करे कर्मचारियों के हित में, ताकि, क्योंकि देखो, जब सभी खुश होंगे तभी देश का विकास होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर सरकार विकास करती है लेकिन कर्मचारी जो उस विकास को लागू करते हैं वही अगर उनका विकास नहीं हुआ तो भी अच्छे समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। जी सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आपका परिचय और कौन से विभाग में आप कार्यरत हैं? सतबीर सिंह, प्राइमरी टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी सर। तो सरकार कहती है कि सर जैसे 2000 की साल में वो बोलते थे कि सिर्फ 3000 करोड़ रुपए वो पेंशन में देते हैं, और अभी की अगर बात करें तो बता रहे कि 2023 में लगभग 50,000 करोड़ रुपए वो पेंशन के रूप में दे रहे हैं। तो जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है ये पेंशनर्स को लेके, तो इतनी ज़्यादा पेंशन में अमाउंट दे रहे हैं, फ्यूचर में आने वाले 20 साल में ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो टोटल रेवेन्यू है उसका परसेंटेज भी जो है काफ़ी ज़्यादा गया है और आगे और भी ज़्यादा जाएगा। तो सरकार मान रही है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, आने वाले टाइम में इकोनॉमी में ये और ज़्यादा मतलब अफेक्ट करेगा, नेगेटिव अफेक्ट करेगा। तो कोई अल्टरनेटिव आप इसका सजेस्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर सरकार चाहे तो कोई भी इसका अल्टरनेट ज़रूर निकाल सकती है। तो अगर अब हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो ये पैसा है जो 14% सरकार दे रही है और 10% हमारा है, वो शेयर मार्केट में लगा दिया। चलो, वहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो बाद की बात है। हम ये चाहते हैं कि कर्मचारी को अपना पूरा जीवन जो जॉब कर रहा है तो मिनिमम सिक्योरिटी तो होनी चाहिए उसकी बुढ़ापे के अंदर। वो कह रहे हैं कि आप, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, अगर एनपीएस में मैं रिटायर हो जाता हूँ, जिस दिन रिटायर हो गया मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। भी ये चीज़ हमारे साथ मत करो। इतने साल अगर वो कोई बीच का रास्ता निकाल लें, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, इनके सलाहकार हैं, उनको बुलाएं, अर्थशास्त्री बैठ के बात करें। बीच का पहले जो सरकार थी वो भी तो दे रही थी। जैसे जैसे कहते हैं ना कि खर्चे बढ़े तो इनकम भी बढ़ेगी। बहुत सारे कहते हैं पैसा पैसे को बनाता है, ये बार बार कह देते हैं भी ऐसा है, और बहुत सारे खर्चे हैं। तो एक कर्मचारी है उसको आप मार्केट के हवाले मत करो, कम से कम उसको एक मिनिमम सिक्योरिटी ज़रूर दो कि आपका इतने % भी इसके बाद और डिपार्टमेंट के थ्रू भी आपका जो मेडिकल है या और कोई भी किसी प्रकार की सुविधा उसको मिलनी चाहिए। ये ना हो कि वो डिपार्टमेंट से जिस दिन गया और फिर डिपार्टमेंट वाले उसको पूछे ही ना। बीच का रास्ता निकल सकता है, अगर 50% नहीं देनी कम कर दें थोड़ा परसेंटेज, लेकिन बिल्कुल अगर मार्केट के हवाले कर देंगे ना उसको, वो गलत है। इसमें जो सरकार का पैसा है वो भी डूब सकता है कल को। तो वही पैसा अगर सरकार अपने पास रख के और फिर एक मिनिमम ये कह दे कि इतनी पेंशन आपकी बनेगी
और डिपार्टमेंट से जो भी आपको लाभ होते हैं वो भी मिलेंगे, तो ये अच्छा है, क्योंकि एक कर्मचारी अपना पूरा जीवन लगा देता है सरकार के लिए। तो सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि पुरानी पेंशन बहाल करके उनको सिक्योरिटी दे, ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। अच्छा, जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आने वाले टाइम में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले पहली कलम से हम जो ओपीएस है वो बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो इस पे आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि आपको आने वाले टाइम में जो राजनीति है बदल सकती है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो दूसरी पार्टीज़ के पक्ष में जा सकते हैं? ये तो है, अगर देखो जो सरकार ओपीएस के समर्थन में आएगी, कर्मचारियों का समर्थन भी उनको मिलेगा। वो फिर बाद की बात है कि वो क्या करते हैं, लेकिन एक बार तो उनको समर्थन पूरा मिलेगा इस चीज़ का। क्योंकि हमारी जो मांग है वो ओपीएस है, कर्मचारी को पुरानी पेंशन चाहिए और ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कहती है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो रेवड़ी कल्चर को फॉलो कर रही हैं। रेवड़ी कल्चर यानी कि जनता को फ्री की चीज़ें बांट रही है और वोट लेने के लिए जो इकोनॉमी का, स्टेट का नुकसान कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? ओपीएस जो है वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, वो एक कर्मचारी का अधिकार है। अपने जीवन का जो मुख्य कार्यकाल है जिसमें वो सब पूरी मेहनत करके अपना जो सरकार को देता है, हर डिपार्टमेंट में उसका अपना योगदान होता है, उसके बदले में जब वो रिटायर होता है उसकी बहुत सी जिम्मेवारियां हैं वो बाकी रह जाती हैं। उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए वो सरकार से सिर्फ अपनी बेसिक पे का 50% मांग रहा है, जो कि उसका अधिकार है। और ये रेवड़ी कल्चर इसको नहीं कहा जा सकता। रेवड़ी कल्चर है मुफ्त में बाकी चीज़ें दे रही है, ये एक अधिकार है और इसको हम किसी भी मायने में रेवड़ी कल्चर नहीं कह सकते। तो जो आपको अभी आज ही न्यूज़ मिली होगी कि हरियाणा में इंटरनेट बैन कर दिया गया है जो 3 दिन के लिए, तो इससे क्या लगता है कि आपको फ़र्क पड़ेगा? आपकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं दूर जाने से जो है लग रहा है कि इस पे कोई स्टॉप लगे? इस तरह के जो है कदम उठा करके सरकार जो है किसी भी कर्मचारी या जनता की आवाज़ को दबा के नहीं रख सकती, और ये उसके अधिकारों का हनन है। और इससे आने वाले समय में सरकार को सीधा सीधा जो फ़र्क पड़ेगा, अगर हम देखें हरियाणा में लगभग 3.5 लाख कर्मचारी हैं। 3.5 लाख कर्मचारी में से अगर हम मान लें 3 लाख जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास ओपीएस नहीं है, उनके हर व्यक्ति जो है प्रभावित करता है कम से कम 10 वोटों को। अगर हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हिसाब लगा के चलें तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग हर कर्मचारी जो है 5000 वोट का इफेक्ट डालता है। अगर ये इफेक्ट अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो ये सरकार आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन में सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। और हमारा एक ही है कि वोट फॉर ओपीएस, जो ओपीएस बहाल करेगा कर्मचारी उसी को वोट देगा। और जब हम आप पूछ रहे थे जो एनपीएस की जो ड्राबैक जब हम देखते हैं तो हमारा जो 10% जाता है और जो 14% सरकार दे रही है, सरकार अपने उसको अपने पास रख के बाकी फील्ड में लगाए, उसका इंटरेस्ट के रूप में भी अगर हमें पेंशन दे तो भी सरकार को आर्थिक रूप से बहुत नहीं पड़ेगा। दूसरा, जब ओपीएस में देखते हैं कभी भी जो हमारी जमा पूंजी है, मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, हमारी जमा पूंजी जो सरकार के पास है, अगर मुझे ज़रूरत है किसी भी अपने बच्चे की शादी के लिए या कहीं मुझे और करना, मुझे लोन लेना पड़ता है और मेरी जो जमा पूंजी उसका मैं कोई भी हिस्सा निकलवा नहीं सकता, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमें जो है कि अपनी जो जमा पूंजी है उसका कुछ % ही हिस्सा निकाल सकते हैं और उसी के एवज में जो एनपीएस के रूप में हमें पेंशन मिलेगी वही मिलेगी। वो तो उसका जो सरकार हमें एफडी पे इंटरेस्ट देती है उससे भी कम में हमें जो पेंशन मिलेगी वो कम होती है। हमारा पैसा भी सरकार के पास है और वो हम उसका अपने मनचाहे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लोकसभा इलेक्शन करीब है, आपको क्या लगता है कि जो सरकार है उस पर कोई दबाव बनेगा? और अगर इलेक्शन तक सरकार इसको जो है ओपीएस को लागू नहीं करती, एनपीएस पे कोई एक्शन नहीं लेती जी, तो क्या लगता है कि इससे कोई जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे आगे? जाहिर सी बात है जी, देखो दबाव तो है ही सरकारों के ऊपर, क्योंकि देखो लाखों की संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं और जो हमारा हक है वो सरकार को दे देना चाहिए। लेकिन लगता यही है कि जो सरकारें हैं ऊपर की सरकारों के अनुसार चल रही हैं। राज्य में हमने पहले भी रैलियां की हैं लेकिन हमारा हक अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और आने वाली सरकारों को ज़रूर चेताया जाएगा कि जो हक है जनता का वो देना चाहिए।
क्योंकि सरकारें देखते हैं कि हम नेता लोग कई पेंशन लेते हैं, लेकिन कर्मचारी 30-40 साल नौकरी करता है उसको एक पेंशन नहीं दी जाती। और बुढ़ापे में अभी देखते हैं कि एनपीएस का जो रिज़ल्ट लोगों के सामने आ रहा है, अभी हमारे कर्मचारी साथी जो रिटायर हो रहे हैं वो 1000 से 1200 रुपये पेंशन ले रहे हैं। अब बताओ 1000 से 1200 रुपये में वो क्या कर लेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना दैनिक खर्च चलाएंगे, अपने बीमार बच्चों का इलाज कराएंगे, क्या कराएंगे वो? और जो हमारा जमा होता है, जमा पूंजी का भी हमें जो है वो अच्छी तरह से नहीं दिया जाता, उसमें भी कहीं ना कहीं देखो शेयर बाज़ार में वो पैसा लगा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं एनपीएस से, और उसके रिज़ल्ट हमारे सामने अभी हैं कि बहुत सारे साथियों के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि वो अपना रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और बहुत कम पैसे में तो वो कर भी नहीं सकते। इसलिए सरकार से यही मांग है कि ओपीएस बहाल की जाए और लोगों को, जनता का जो हक है, कर्मचारियों का जो हक है अपनी समर्पित सेवा का, वो लोगों को ज़रूर दिया जाना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दर्द है जितने भी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आज इस एकलव्य स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं। ओपीएस के बारे में इनकी जो है क्या राय थी, क्या इनके व्यूज़ थे, और एनपीएस इन्हें क्यों पसंद नहीं है, उससे क्या समस्या इनको है, वो सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में जानी। और आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं। कैमरामैन आयुष के साथ मैं साहिल राजपूत, बांगर मंच। हरियाणा लोकसभा इलेक्शंस की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बांगर मंच।